नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारत और चीन विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्ती संबंधी व्यवस्था पर सहमत हुए। सरकार ने अब तटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम 2024 अधिसूचित किया। एक नए मूल्यांकन में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना में आर्द्र भूमियों की भूमिका रेखांकित की गई। ज्वालामुखी उद्गार और अयान मंडलीय विक्षोभ एक दूसरे से संबंधित हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सौर आयात 2030 तक सालाना $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। IIT मंडी की GUESS इंडिया 2023 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों में उद्यमशीलता की मजबूत भावना मौजूद है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और चीन विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्ती संबंधी व्यवस्था पर सहमत हुए। इस समझौते का उद्देश्य अप्रैल 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध का समाधान करना है। इसमें पूर्वी लद्दाख से लगने वाली भारत चीन पश्चिमी सीमा के क्षेत्रों जैसे डेमचौक और देपसांग में सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2020 में भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से गलवान घाटी में एक प्रमुख एयरबेस को जोड़ने वाली सड़क पर चीन द्वारा आपत्तियों से तनाव उत्पन्न हुआ था। भारत चीन सीमा विवाद की बात करें तो चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं है। इसके अलावा कुछ हिस्सों में कोई पारस्परिक रूप से सहमत LAC भी नहीं है। साथ ही आपको बता दें, भारत चीन सीमा 3 क्षेत्रों में विभाजित है। पहला है पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख में सीमा विवाद, जो 1860 के दशक में ब्रिटिश द्वारा खींची गई जॉनसन लाइन से संबंधित है। भारत जॉनसन रेखा को सीमा मानता है, जिसमें अक्साई चीन भारतीय क्षेत्र में शामिल है। इसके विपरीत चीन मैककार्टनी मैकडॉनल्ड रेखा को सीमा मानता है। दूसरा है मध्य क्षेत्र, इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मामूली विवाद है। तीसरा है पूर्वी क्षेत्र, यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विवाद। यहाँ मैकमोहन रेखा को LAC माना जाता है, जिसे 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित किया गया था। इसके अलावा चीन मैकमोहन रेखा को खारिज करता है और पूरे अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानता है। साथ ही चीन ने मैकमोहन रेखा को भी अस्वीकार कर दिया है। इसी के साथ खबर के अंत में सीमा विवाद निपटान तंत्र की बात करें तो इसमें भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर विवादों के प्रबंधन के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला समझौता 1993 में हुआ था, जिसके तहत LAC पर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बाद में 1996 में दूसरा समझौता हुआ, जिसमें LAC पर सैन्य संबंधी मामलों में विश्वास निर्माण उपायों पर सहमति बनाई गई। साथ ही 2005 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य LAC पर सैन्य मामलों में विश्वास निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल स्थापित करना था। इसके बाद 2012 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की स्थापना पर सहमति बनी। और आखिर में 2013 में एक और समझौता किया गया, जो सीमा रक्षा सहयोग समझौता था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना था। चलिए इसी के साथ रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। सरकार ने अब तटीय क्षेत्र परिचालन अधिकार नियम 2024 अधिसूचित किए। आपको बता दें कि ये नए नियम अब तटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य निर्दिष्ट अपतटीय क्षेत्रों में खनिजों के अन्वेषण और उत्पादन को विनियमित करना है। नए नियम 10 ब्लॉक्स की पहली योजनाबद्ध अपतटीय खनिज नीलामी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। इन ब्लॉक्स में रेत, चूना, मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आदि शामिल होंगे। चलिए खबर की शुरुआत में सबसे पहले मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला है नियमों का लागू होना। ये नियम खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन और निर्दिष्ट परमाणु खनिजों को छोड़कर अपतटीय क्षेत्रों में सभी प्रकार के खनिजों पर लागू होंगे। दूसरा है लीज सरेंडर। यदि खनिज उत्पादन कार्य अलाभकारी साबित होते हैं तो 10 वर्षों के बाद लीज सरेंडर की जा सकती है।
साथ ही आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों के परिचालन अधिकारों के मामले में सरकारी और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों तक प्राथमिकता से पहुंच प्रदान की जाएगी। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और अपतटीय खनन और उसके महत्व को समझते हैं। इसे गहरे समुद्र में खनन भी कहा जाता है। इसके तहत गहरे समुद्र नितल से खनिजों को प्राप्त किया जाता है। गहरा समुद्र नितल यानी डीप सी बेड 200 मीटर से अधिक गहराई पर स्थित समुद्र नितल है। यह स्थल पर घटते खनिज भंडारों को देखते हुए धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा। साथ ही ये खनिज आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। अपतटीय खनन से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें सबसे पहली है संभावित पर्यावरणीय क्षति। अपतटीय खनन कार्य पर्यावरण विनाश, समुद्र की सतह के नीचे अत्यधिक शोर और प्रदूषण जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा है मछली पकड़ने वाले समुदायों पर प्रभाव। अपतटीय खनन से मछलियों की आबादी को नुकसान पहुंच सकता है। इससे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। तीसरा है प्रौद्योगिकी। भारत में गहरे समुद्र में खनन के लिए पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी विकास का अभाव है। अंत में अपतटीय खनन के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002। इसका उद्देश्य खनिज संसाधनों का विकास और विनियमन करना है। दूसरा है डीप सी मिशन। ये मिशन गहरे समुद्र में खनिज अन्वेषण के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है, जैसे कि समुद्रयान मिशन, मत्स्य 6000 आदि। और आखिरी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA। इसने 2016 में भारत को हिंद महासागर में 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स की अनन्य खोज और दोहन के लिए आवंटित किया था। तो बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। एक नए मूल्यांकन में राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना NBSAP में आर्द्र भूमियों की भूमिका रेखांकित की गई। ये मूल्यांकन 35% लिमिटेड ने किया है। ये वेटलैंड्स इंटरनेशनल का संगठन है। यह मूल्यांकन जैव विविधता अभिसमय CBD पर पक्षकारों के 15वें सम्मेलन COP15 के बाद प्रस्तुत किया गया। इस मूल्यांकन में NBSAP में आर्द्र भूमियों की भूमिका रेखांकित की गई है। इसमें देशों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF के अनुरूप अपनी NBSAP में संशोधन करने को कहा गया है। KMGBF का उद्देश्य 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकना और पूर्व की स्थिति बहाल करना है। इसके अलावा इस मूल्यांकन रिपोर्ट में आर्द्र भूमियों की पूर्व स्थिति बहाल करने और संरक्षण के लिए स्पष्ट एवं मापन योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की बात भी कही गई है। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति में सुधार हो सकेगा। अब इस मूल्यांकन के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। पहला है आर्द्र भूमियों को शामिल करना। इसमें 83% NBSAPs के लक्ष्यों में आर्द्र भूमि, अंतर्देशीय जल या ताजे जल का उल्लेख किया गया है। साथ ही एशियाई देशों की 71% NBSAP में स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख है। राष्ट्रीय रणनीतियों में मैंग्रोव, नदियों, झीलों और पीटलैंड जैसी अलग अलग प्रकार की आर्द्र भूमियों का उल्लेख पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों में आर्द्र भूमियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इसमें कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल नहीं है। अमेज़न नदी बेसिन और हडसन बे लोलैंड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का राष्ट्रीय लक्ष्यों में शायद ही कभी उल्लेख किया जाता है। खबर के अंत में जैव विविधता संरक्षण में आर्द्र भूमियों की भूमिका समझते हैं। पहली है जैव विविधता हॉटस्पॉट्स। पृथ्वी की सतह के केवल 6% हिस्से पर आर्द्र भूमियों का विस्तार है। इसके बावजूद ये विश्व की लगभग 40% जैव विविधता को जीवन प्रदान करती है। दूसरी है पोषक चक्र में भूमिका। आर्द्र भूमियों में पनपने वाले पादप पोषक चक्र और जल शोधन में सहायक होते हैं। इस तरह ये आर्द्र भूमियां जल की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और विविध प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करती हैं। और आखिरी है कार्बन पृथक्करण में सहायक। आर्द्र भूमियां पादपों के बायोमास और तलछट में कार्बन जमा करती है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, बाढ़ नियंत्रण आदि में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि ज्वालामुखी उद्गार और अयान मंडलीय विक्षोभ एक दूसरे से संबंधित है।
आपको बता दें कि भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने अंतरिक्ष के मौसम को आकार देने में ज्वालामुखी की भूमिका के बारे में पता लगाया है। तो चलिए सबसे पहले इस अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला है आयान मंडलीय विक्षोभ। इसमें ज्वालामुखी उद्गार से प्रबल वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स यानी EPBs के निर्माण को सक्रिय करती हैं। EPB आमतौर पर भूमध्य रेखीय आयान मंडल यानी इक्वेटोरियल आयनोस्फीयर में देखे जाते हैं और आयान मंडलीय प्लाज्मा घनत्व में होने वाली कमी को दर्शाते हैं। ये मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बनते हैं। दूसरा है उपग्रह के माध्यम से संचार और नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव। इसमें उत्पन्न EPB उपग्रह आधारित संचार तथा प्रौद्योगिकियों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और ज्वालामुखी एवं इसके प्रभाव के बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी में एक छिद्र है जिसके माध्यम से लावा, राख और गैसें निकलती हैं। हालिया ज्वालामुखी घटनाओं में माउंट रुआंग, व्हाइट आइलैंड आदि शामिल हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों के सकारात्मक प्रभावों को देखें तो इसमें पहला है लघु अवधि तक पृथ्वी के वायुमंडल का शीतलन। इसमें ज्वालामुखियों से निकलने वाले कण सौर विकिरण को रोककर पृथ्वी को अस्थायी रूप से ठंडा कर सकते हैं। दूसरा है भूतापीय ऊर्जा के स्रोत। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा ज्वालामुखी राख को मृदा में मिलाने से मृदा की उर्वरता में सुधार होता है। ये खनन के अवसर प्रदान करती है क्योंकि मैग्मा सतह पर मूल्यवान खनिज लाता है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रभावों की बात करें तो इसमें पर्यटन की संभावना, राख का मृदा के उर्वरक के रूप में कार्य करना आदि शामिल है। खबर के अंत में ज्वालामुखी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव भी जान लेते हैं। ज्वालामुखी गतिविधियों से जलवायु पर प्रभाव पड़ता है जिससे धूल, राख और अन्य गैसें वायुमंडल में विमुक्त होती है। साथ ही ये सुनामी जैसी आपदाओं को भी जन्म देती हैं, जैसे कि 2022 का टोंगा उद्गार। इसके अन्य प्रभावों में जीवन, संपत्ति, आवास और भू परिदृश्य को नुकसान पहुंचना शामिल है। रुख करते हैं अगली मुख्य खबर का। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सौर आयात 2030 तक सालाना $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह रिपोर्ट वैश्विक सौर उद्योग पर चीन के प्रभुत्व को दर्शाती है। इससे भारत और अन्य देशों में स्थानीय विनिर्माण प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, वर्तमान में चीन वैश्विक सौर उत्पादन और निर्यात के 80% से अधिक को नियंत्रित करता है। इस रिपोर्ट में भारतीय सौर विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि विशेष रूप से चीन से आयात पर उच्च निर्भरता घरेलू सौर विनिर्माण क्षमता को सीमित करती है। दूसरी चुनौती है कच्चे माल की सीमित आपूर्ति। भारत में उच्च परिशुद्धता वाले पॉलीसिलिकॉन और वेफर का उत्पादन करने की क्षमता का अभाव है। ये सौर विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण इनपुट है। इतना ही नहीं, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी में पिछड़ना भी एक चुनौती है। इसके अनुसार भारत नवीनतम सौर सेल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में पिछड़ रहा है, जैसे कि PERC यानी पैसिवेटेड एमिटर रियर कॉन्टैक्ट, बाइफेशियल या थिन फिल्म तकनीकें। इसके अलावा उच्च पूंजी लागत और वित्तीय बाधाएं मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि शुरुआती चरण के सौर विनिर्माण को कवर करने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी PLI योजना का विस्तार करना चाहिए। साथ ही स्थानीय उत्पादन क्षमता बनाने के लिए अपस्ट्रीम सौर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी सिफारिश है पूरी तरह से एकीकृत सौर आपूर्ति श्रृंखला के लिए अनुसंधान एवं विकास और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सौर मॉड्यूल्स और सेल्स पर वर्तमान आयात शुल्क का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए। साथ ही चीन पर वैश्विक निर्भरता को कम करने के लिए यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ सहयोग को भी शुरू किया जाना चाहिए। अंत में सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में जान लेते हैं। मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ALMM
इसमें BIS मानकों को पूरा करने वाले सौर PV मॉड्यूल्स का उपयोग करने के लिए सरकार समर्थित परियोजनाएं शुरू की गई है। दूसरी है उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना। इसे पूरी तरह से एकीकृत सोलर PV विनिर्माण इकाइयों और सोलर PV विनिर्माण के लिए शुरू किया गया है। और आखिरी है PM कुसुम योजना। ये घरेलू रूप से प्राप्त या तैयार किए गए सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पर केंद्रित है। इसी के साथ अब नजर डालते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर पर। IIT मंडी की गैस इंडिया 2023 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों में उद्यमशीलता की मजबूत भावना मौजूद है। आपको बता दें, गैस इंडिया 2023 सर्वे वैश्विक शोध परियोजना का हिस्सा है। इसमें दुनिया भर के 57 देशों में छात्र उद्यमियों पर व्यापक सर्वेक्षण शामिल है। सबसे पहले इस सर्वे के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है नव उद्यमिता यानी नासेंट एंटरप्रेन्योर्स। इस सर्वे के अनुसार भारत में 33% कॉलेज छात्र पहले से ही नव उद्यमी हैं। ये 26% के वैश्विक औसत से अधिक है। दूसरा है नए करियर विकल्प के रूप में उद्यमिता। भारत में 14% छात्र स्नातक करने के बाद उद्यमी बनना चाहते हैं। और तीसरा है उद्यमी बनने की इच्छा। विश्व भर के छात्रों में से भारतीय छात्रों में उद्यमी बनने की सबसे अधिक इच्छा है। इसी के साथ अब छात्रों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने वाले कारकों को समझते हैं। सबसे पहला कारण है अनुकूल मैक्रो इकोनॉमिक परिवेश। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में विश्व के 133 देशों में भारत 69वें स्थान पर है। दूसरा है अनुकूल स्टार्टअप इकोसिस्टम। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न है। इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। भारत में विविध और विशेष शैक्षिक कोर्स प्रदान करने वाले कई उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें भी शुरू की हैं। चलिए इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में उद्यमिता के समक्ष मौजूद चुनौतियां भी जान लेते हैं। पहला है सक्रिय उद्यमियों की कमी। इसमें नए उद्यमियों में से बहुत कम उद्यमी सक्रिय यानी राजस्व अर्जित करने वाले व्यवसायी बन पाते हैं। दूसरा है सीमित पहुंच, क्योंकि बहुत कम छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और इंक्यूबेशन कार्यक्रमों का लाभ उठाने का अवसर प्राप्त हो पाता है। इस और कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि छात्र उद्यमियों की आवश्यकताओं और उपलब्ध सहायता कार्यक्रमों के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। आगे की राह समझने का प्रयास करें तो शिक्षा प्राप्ति के दौरान उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इसे अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जा सकता है। साथ ही मेंटरशिप, फंडिंग आदि प्रदान करने के लिए इंक्यूबेशन नेटवर्क का और विस्तार करना चाहिए। और आखिरी, उद्यमिता को बढ़ावा देने में सहायक सरकारी पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है निधि अम्ब्रेला कार्यक्रम। इसके तहत भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इंक्यूबेशन केंद्रों और स्टार्टअप सहायता कार्यक्रमों का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित कर रहा है। दूसरा मिशन है अटल नवाचार मिशन। स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जा रही है। और आखिरी है राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्टअप नीति। इसका उद्देश्य कैंपस में नवाचार और उद्यमशीलता परिवेश को बढ़ावा देना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है क्यूबा। इस देश की राजधानी है हवाना। आपको बता दें, हरिकेन ऑस्कर के कारण क्यूबा का विद्युत ग्रिड पिछले 48 घंटों में चौथी बार ध्वस्त हो गया है। इसके कारण उसे फिर से ठीक करना काफी मुश्किल हो गया है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में अटलांटिक महासागर, मेक्सिको की खाड़ी तथा कैरिबियन सागर के संगम बिंदु पर स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालें तो ये देश कोबाल्ट, निकल, लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, नमक, लकड़ी, सिलिका और पेट्रोलियम संसाधनों से समृद्ध है। साथ ही क्यूबा निकेल का 9वां सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी प्रमुख नदियां काउटो, तोआ आदि हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है, जो समुद्री प्रभाव और अर्ध महाद्वीपीय विशेषताओं के साथ मौसमी आर्द्रता से युक्त है। इसी के साथ बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
हाल ही में भारत में हवाई जहाजों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद कई उड़ानें प्रभावित हुई है। इस घटना के बाद नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BSAS के अधिकारियों ने एयरलाइन प्रतिनिधियों से वार्ता की। फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 जारी की। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 विश्व के 165 देशों को इस आधार पर रैंक प्रदान करती है कि किस हद तक नीतियां और संस्थान लोगों को अपने आर्थिक विकल्प यानी इकोनॉमिक चॉइस चुनने की अनुमति देते हैं। नमो भारत ट्रेनों के संचालन की शुरुआत की पहली वर्षगांठ को नमो भारत दिवस के रूप में मनाया गया। इसका संचालन 21 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। 11 से 15 अक्टूबर के बीच भारत और ओमान का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित हुआ। नसीम अल बहर 2024 गोवा के समुद्री जल में भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया गया था। हाल ही में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड प्रोजेक्ट स्थल पर हमला किया। जेड मोड प्रोजेक्ट 6.4 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो 8,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर सोनमर्ग राजमार्ग पर है। इसका उद्देश्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस के अनुसार इंडोनेशिया के हलमाहेरा सागर में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है। हलमाहेरा सागर हलमाहेरा द्वीप इंडोनेशिया के निकट अवस्थित है। ये इंडोनेशियाई थ्रू फ्लो ITF मार्ग के पूर्वी प्रवेश मार्ग का एक हिस्सा है। हाल ही में एक भारतीय निजी कंपनी ने 2 उपग्रह बनाए हैं जिनका उपयोग स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाएगा। हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये सभी मानव शरीर में होने वाली चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा भ्रूण व शिशु के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।